हेलो एवरीवन। आज हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, जो कि नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ ये एक्शन पोटेंशियल हम मायोकार्डियल सेल्स में भी पढ़ते हैं और स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स सब में पढ़ते हैं। बेसिकली एक्शन पोटेंशियल को अगर हम जान लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कैसे एक सेल, कोई भी एक्साइटेबल सेल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कैसे रिलैक्स करता है और कैसे उसके अंदर में सिग्नल प्रोपागेट होता है, राइट। इस एक्शन पोटेंशियल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद होने चाहिए या आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले है आयंस की नॉलेज होना। आयंस में सिर्फ 4 आयंस है। एक है सोडियम, एक है आपका पोटेशियम, एक है आपका कैल्शियम और चौथा जो है वो है आपका क्लोराइड आयन, ठीक है। इन सारी चीज़ों में से अगर मैं आपको बोलूं एक जनरल मैकेनिज्म, ये आयन का नाम याद करना तो आप केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हो, बट कैसे ये काम करता है, क्यों हमारे सेल्स के अंदर में ये होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, एक बार हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बेसिस में अगर देखा जाए तो ये आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। बट जो काम का बात है एक्साइटेबल टिश्यूज के लिए, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अगर आप सपोज कर रहे हो कि ये एक सेल है, कोई भी एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनल्स होता है और साथ ही साथ क्या होता है, वाटर होता है और साथ ही साथ उसको मैट्रिक्स कहते हैं जनरली हम। और इसी सेल के अंदर में क्या मिलेगा, आपको आयन मिलेगा, राइट। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इसके अंदर में आपको सोडियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और क्लोराइड भी मिलेगा और बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना कि ये सेल के अंदर में ना एक मूवमेंट चलती रहती है। जाहिर सी बात है, इसके अंदर में बहुत सारे बेचारे घर है, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनल्स है, घर मतलब ऑर्गेनल है, जिनको इस सेल को चलाना है अपना मेंटेनेंस के लिए। सपोज करो सेल जो है वो इज इक्विवेलेंट टू इंडिया और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट है जिनका चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो जो स्टेट्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या कि एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होगा, ऐसे पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। और ये जितना भी ऑर्गेनल है ये जितना भी ऑर्गेनल होता है ना, ये पूरा मैट्रिक्स के अंदर में सस्पेंडेड होता है। और ये आपस में अगर किसी को कोई जरूरत पड़ गया, किसी को किसी धनराशि की जरूरत पड़ गई या किसी को पानी का जरूरत पड़ गया या कोई भी आयंस की जरूरत पड़ गई, तो ये कैसे काम करेगा। तो सेल्स के अंदर में क्या है, मूवमेंट चलता है, जिसको हम लोग साइटोसोलिक मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करोगे तो सपोज करो ये एक ऑर्गेनल है और ये एक दूसरा ऑर्गेनल है। इन दोनों के बीच में अगर मेरे को कनेक्शन चाहिए, मतलब अगर सपोज करो ए ऑर्गेनल को कोई सामान का जरूरत पड़ गया और बी ऑर्गेनल के पास सामान भर भर के है, तो बी से क्या होगा, ए के पास सामान पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, ये जो ऑर्गेनल है बी वाला, ये जो बी वाला ऑर्गेनल है ना, ये क्या करेगा, अपने आसपास बहुत सारा वो जो भी सामान जरूरी है ए को, उसको वो रिलीज कर देगा मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है। ये बी है, ये क्या किया, बहुत सारा केमिकल्स हो गया या बहुत सारा ऐसा सामान जो ए को जरूरत है वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया मैट्रिक्स के पास, ठीक है ना। तो अब जैसे ही मैट्रिक्स में सामान रिलीज हुआ तो सेल के अंदर में क्या है, एक साइटोसोलिक मूवमेंट है, मतलब इसका मैट्रिक्स क्या है, चारों तरफ घूम रहा होता है। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, यानी इसमें एटीपी का खर्चा होता है। एटीपी से आप ये समझो ये एक एनर्जी की करेंसी है, मतलब ये एक पैसे की तरह है, ठीक है। जहां पे आप दिखाओगे वहां पे काम हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि बी से ए के पास बहुत सारे केमिकल्स क्या जाते हैं, मैट्रिक्स के जरिए चले जाते हैं। मैट्रिक्स में डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस मैट्रिक्स का मूवमेंट भी इन्वॉल्वमेंट है। तो होता क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स जो है ना आपस में गोल 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 घूम घूम के हर जगह को क्या कर कवर कर देता है, और ऐसे ही ये पूरा ऑर्गेनल जो है वो कनेक्टेड हो जाता है। किसी को कोई भी जरूरत पड़ा तो बी मदद कर दिया, सी को जरूरत पड़ा तो ए मदद कर दिया, ऐसे ही हमारा पूरा सेल काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये है, ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है, डबल लेयर है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर है जिसमें क्या है, बहुत सारा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सपोज करो ये लिपिड है, लिपिड है, लिपिड है, लिपिड है, ये लिपिड का 2 लेयर है, एक ऊपर में परत है, एक नीचे में परत है, बाई लेयर है, ठीक है। इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में, इस दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हो सकता है ये इंट्रा मेम्ब्रेनस प्रोटीन हो जो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो, और हो सकता है कुछ कुछ प्रोटीन्स इतने बड़े हैं, इसको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, जो इनसाइड भी है आउटसाइड भी है,
आपको समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बात किया? मैंने बात किया अभी प्रोटीन्स के बारे में, जो किसमें प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कुछ कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये गुलाब जामुन की तरह होते हैं, जो चाशनी में ऐसे तैर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं जो पूरा इस मेम्ब्रेन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब देखो होता क्या है ना, ये पूरा लिपिड, जैसे एक सेल के अंदर में मूवमेंट चल रहा था, साइटोसोलिक मूवमेंट, वैसे ही इस मेम्ब्रेन के अंदर में भी क्या होता है, मूवमेंट चलता है प्रोटीन का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला प्रोटीन ले लूं तो कुछ देर बाद मैं ये प्रोटीन को यहां पे पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या हुआ, मूवमेंट हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ये प्रोटीन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन हम इसको कहते हैं, ठीक है, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों, दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, ठीक। प्रोटीन्स क्यों रखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप तो मुझे बता रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन चलो एक कवरिंग है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो लिपिड रख देते ना, प्रोटीन क्यों रखा आपने? तो देखो जो सेल होता है इसको भी तो रिक्वायरमेंट होता है ना बहुत सारा केमिकल्स का, तो वो केमिकल्स कहां से मंगवाएगा, वो एनवायरमेंट से मंगवाएगा, या अपने बगल वाले सेल से मंगवाएगा, या टिश्यू से मंगवाएगा, राइट। तो सपोज करो यहाँ पे क्या है, केमिकल है, ये कौन सा, ये एक केमिकल है जो इस सेल को चाहिए। ये कोई भी केमिकल हो सकता है ये हार्मोन हो सकता है, कुछ सिग्नल हो सकता है कोई प्रोटीन हो, एनीथिंग, ठीक है ना। तो अभी सेल को चाहिए, तो अब होगा क्या कि अगर ये प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये पोलर स्ट्रक्चर है अगर, तो ये डायरेक्ट लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, सपोज करो अगर आपके पास तेल का एक लेयर है, उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी फ्लोट करेगा, वो नीचे पेनिट्रेट करके नीचे वाले स्ट्रक्चर में नहीं चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और डायग्राम से समझा सकता हूं कि सपोज करो ये आपके पास एक बकेट है, बकेट में क्या है, ये ऑयल रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, और यहां पे ये एक पॉइंट है, सपोज करो ये इधर एक पॉइंट है, राइट। अब हुआ क्या, मैंने इस ऑयल में ऊपर से डाला पानी, ऊपर से मैंने क्या डाला, पानी डाला, तो पानी तो क्या है ऊपर में तैरेगा, वो इस पॉइंट पे तो नहीं आ सकता ना, ठीक है ना। तो अगर मेरे को अगर कोई भी प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर, अगर मेरे को सेल के अंदर में जरूरत है उस स्ट्रक्चर का, तो वो मैं कैसे जाऊंगा, वो प्रोटीन की मदद करता है। तो होता क्या है, ये जो प्रोटीन होता है ना, इसके ये टनल की तरह काम करता है, मतलब ये प्रोटीन बना ही ऐसे है कि ये टनल है एक तरह का, जिसके अंदर में से ये जो प्रोटीन हो गया या कुछ आयंस हो गए, वो क्या करते हैं, इजीली क्रॉस कर जाते हैं। मतलब ये है कि ये एक टनल है, ये प्रोटीन जो था, इंटीग्रल प्रोटीन था, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था, ये एक टनल की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक चैनल की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक चैनल की तरह एक्ट कर रहा है, और इसके अंदर में से कोई भी प्रोटीन हो गया, कोई भी आयन, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन और आयन, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आराम से क्रॉस कर सकते हैं और वो सेल के अंदर में जा सकते हैं, जो जनरली वो नहीं जा पा रहे थे लिपिड के बैरियर की वजह से। सपोज करो ना, अगर ऐसा कोई भी हार्मफुल पैथोजन आ जाए, वो अगर इतना ही आसानी से लिपिड को पार करके घुसने लगे तो फिर हम लोग तो मर ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना इन्फेक्शन होने लगेगा हमको। तो इसीलिए ये सेल का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बाहर में सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में रखा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन्स या कोई भी ऐसे प्रोटीन पोलर मॉलिक्यूल्स वो आराम से नहीं जा सकते, उनको एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, राइट। ये चैनल और पंप जो होता है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। चैनल और पंप जो होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन में ही होता है। आपने ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर देखा जिसको हम चैनल नाम दे रहे थे, हो सकता है ये पंप की तरह कभी काम करने लग जाए। पंप की तरह काम करने लग जाएगा, इसका मतलब इसका काम क्या है, पंप करने का काम है। अभी तो चैनल की तरह काम कर रहा है और बाहर से चीजों को अंदर ले रहा है, और अंदर का जो पोलर मॉलिक्यूल है इसको ये बाहर फेंक रहा है। आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। गोल्गी एपरेटस की मदद से उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाते हैं वेसिकल के फॉर्म में, और उसको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल सेल के बाहर जाना है, उसको भी सेल के बाहर जाना पड़ेगा। तो इधर क्या होता है, पंप होता है। तो जो चैनल होता है ना, ये चैनल जो होता है, ये आप देख रहे हो चैनल, तो ये जो हुआ चैनल हुआ। तो चैनल का काम क्या है, कोई भी केमिकल या कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लाना या सेल के बाहर लाना। अब इसमें भी बहुत सारा मैकेनिज्म साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ये जो सामान है ना जो सेल के अंदर में आ रहा था, अब इसमें साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हम साथ में एक और आदमी को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिम्पोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल एक साथ सेल के अगर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका याराना इतना अच्छा है, ठीक है। वही अगर हम देखें तो सेल के अंदर में एक ऐसा भी मैकेनिज्म है कि एक मॉलिक्यूल तो अंदर की तरफ जाएगा और एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, आपस में दुश्मन है, इसको हम क्या कहते हैं,
एंटीपोर्ट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कभी कभार जो होता है वो होता है यूनिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक मॉलिक्यूल अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप अंदर चला गया। आपको ये बात समझ में आ गई, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट वाला मैकेनिज्म, राइट, ठीक है। तो ये चैनल और ये पंप क्या होता है, चैनल जो होता है ये एक प्रोटीनीशियस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो पंप क्या होता है, पंप भी वही एलिमेंट होता है, राइट। ये दोनों एक ही है, खाली इंटरचेंजेबली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पंप जो होता है वो बेसिकली आयंस के लिए यूज करते हैं, और चैनल्स हम लोग कोई किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कि अगर सपोज करो इस सेल के अंदर में सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर सेल के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है तो ये क्या करता है, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सोडियम क्या करता है, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पोटेशियम नहीं करता। ये काम सिर्फ सोडियम का ही है। सोडियम को क्या चाहिए, सोडियम को चाहिए दंगा फसाद, वो क्या करता है, पानी को वो अपनी तरफ खींचता है, राइट। तो ये एक सोडियम की प्रॉपर्टी हो गई कि जहां पे भी सोडियम प्रेजेंट होगा वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा। ये आपको बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए पूरा बायोलॉजी के अंदर में, राइट। हमारा जो सेल होता है ना, उसमें अगर सपोज करो सोडियम जो है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, और पानी अल्टीमेटली सेल के अंदर में चला जाएगा, और सेल जो है वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जब सेल स्वेल कर जाएगा तो सेल क्या है, फट जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जितना भी एक्साइटेबल सेल्स होता है हमारे बॉडी में, चाहे न्यूरॉन ले लो, कार्डियक सेल्स ले लो, स्केलेटल सेल्स ले लो, उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से वो ये इंश्योर कर पाते हैं कि सेल के अंदर में जो सोडियम है वो कम से कम रहे, कम से कम, वो क्या रहे, कम से कम रहे, ठीक है। और इन चीज़ों को करने का जो मैकेनिज्म है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन, इनका 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं उसका नाम है लीकी चैनल्स, और नंबर दूसरा जो है इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप और लीकी चैनल्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे, बट अगर एक छोटा सा मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो देखो, लीकी चैनल्स मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन्स क्या है, चैनल्स की तरह वर्क कर रहे हैं फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। तो अगर सोडियम की तरह वर्क, सोडियम चैनल के लिए, सोडियम आयन के लिए वर्क करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम का लीकी चैनल, और इसको क्या कहेंगे हम, पोटेशियम के लीकी चैनल। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि पोटेशियम का लीकी चैनल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम का लीकी चैनल। जस्ट बिकॉज हम लोग को एक और चीज़ याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा, अगर एक बार के लिए आप याद रख लो कि अंदर में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और बाहर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि आप खुद देखो कि जो हमारा न्यूरॉन का सेल है वो चाहता है कि अंदर में सोडियम जो है वो कम से कम रहे। तो सोडियम जो होता है उसलिए हम लोग अंदर में उसकी जगह हम पोटेशियम को रखते हैं और बाहर में सोडियम को एज इट इज रख लेते हैं। तो हुआ क्या, और इसको कैसे मेंटेन रखें कि अंदर में सोडियम ना जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का लीकी चैनल को कम से कम रखते हैं और पोटेशियम का लीकी चैनल को मैक्सिमम रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर से बाहर तो जा सकता है, लेकिन जो सोडियम है वो बाहर से अंदर जो है वो नहीं जाएगा भी तो, क्योंकि चैनल बहुत कम है तो बहुत कम होगा और अल्टीमेटली पोटेशियम बहुत जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि पोटेशियम बाहर क्यों जा रहा है, उसका पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो चाहता है सेल कि अपने अंदर में वो नेगेटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे। जस्ट फॉर मेंटेनिंग इट्स नेगेटिव एनवायरनमेंट वो क्या चाहेगा कि पोटेशियम का जो लीकी चैनल्स होता है वो ज़्यादा हो और सोडियम का लीकी चैनल बहुत कम हो। और नंबर दूसरा जो मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, तो सोडियम पोटेशियम पंप भी इंश्योर करता है कि अंदर में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम हो। आने वाला ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करूँगा, बट अगर शॉर्ट में बोलूँ तो देखो होता क्या है, ये अगर मेरा सोडियम पोटेशियम पंप है तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा पोटेशियम बाइंडिंग साइट और ये जो हो गया तुम्हारा सोडियम बाइंडिंग साइट, सोडियम आयन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप भगवान ने इसको ऐसा बनाया है कि जब भी ये खुलेगा, मतलब जब भी इसका मुंह ऐसे रहेगा तो इधर क्या होगा, तुम्हारा 3 ठो सोडियम जो है वो बाइंड हो जाएगा, मतलब इंट्रासेलुलरली 3 सोडियम जो है वो आके बाइंड कर जाएगा जब भी इसका मुंह ऐसे खुला हुआ रहेगा। तो मतलब इंटरसेलुलरली तुम्हारा जितना भी सोडियम था वो आके कहाँ बाइंड कर गया, यहाँ बाइंड कर गया। और हुआ क्या, कुछ देर बाद क्योंकि इसके में ATP टकराएगा, ATP आके स्ट्राइक करेगा और ये ऐसे खुल जाएगा। क्योंकि आप खुद देखो पहले जो था वो ऐसे था, ठीक है, पहले जो था ये ऐसे था, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद जैसे इस पर ATP स्ट्राइक करेगा तो
अल्टीमेटली इसका जो ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है वो नेट ऐसा बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, बाहर में जितना भी मेरे पास पोटेशियम रखा हुआ था वो बाहर वाला पोटेशियम जो है वो मेरे पास अंदर आ जाएगा, 2 पोटेशियम, और जितना भी सोडियम मैंने जो अंदर में इसको अटैच करवाया था वो सारा सोडियम जो है जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम जो अंदर वाला बाइंड हुआ था वो बाहर में रिलीज हो जाएगा। इतना बात तुमको समझ में आया। तो हुआ क्या कि अंदर का जो सोडियम है वो कम से कम हो गया और अंदर का जो पोटेशियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। अब ये पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पोटेशियम भी हानिकारक है सेल के लिए, इसीलिए जो हमारा नेचर है उसने हमको लीकी चैनल्स दिया, जिसकी वजह से जो पोटेशियम है उसको हम बाहर कर पाएँ। तो यही मैकेनिज्म है, इन दोनों चैनल की वजह से हमारा सेल के अंदर में सोडियम जो होता है वो बहुत कम होता है और पोटेशियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, एंड तुम्हारा हो गया लीकेज चैनल। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, एक्शन पोटेंशियल में 4 आयंस, जो 4 आयंस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, उसके अंदर हमने सबसे पहले सोडियम के बारे में देखा। पोटेशियम के बारे में एज सच तो कितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैल्शियम के अंदर में इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम का इंपॉर्टेंस ये है कि सेल चाहता है कि कैल्शियम जो है वो उसके अंदर में नहीं रहे, बिकॉज कैल्शियम की वजह से बहुत सारा एंजाइम्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल के अंदर में आपको पता है लाइसोसोम होता है, वो जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। अगर उसको कैल्शियम मिल गया ना तो उसके बल्ले बल्ले है, वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और सेल को पूरा मार देगा। ठीक है, तो ये एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, तो ये सेल डेथ के काम में आता है। तो इसीलिए सेल चाहता है कि मेरे अंदर कैल्शियम कम से कम रहे, लेकिन सेल ये जरूर चाहेगा कि उसके अंदर कैल्शियम आए। किस मोमेंट पे सेल चाहेगा कि उसके अंदर में कैल्शियम आए? सबसे पहले जब सेल को मरना होगा तब वो कैल्शियम को अपने अंदर लाएगा, और दूसरा तब जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि जो कैल्शियम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास 4 आयंस है, जिसमें सोडियम जो है पानी को खींचता है, कैल्शियम सेल के अंदर में हम रखते नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो न्यूरॉन के ऊपर सीमित है, ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर सीमित है, तो आपको मैंने बताया कि सेल के ऊपर में क्या है, बहुत सारा प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम चैनल या पंप कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली न्यूरॉन भी एक सेल है जिसको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारा चैनल का जरूरत पड़ेगा। वो जो चैनल्स होता है उनका मैं अब नाम लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले जो होता है उसका नाम है लीकी चैनल्स, राइट। नंबर दूसरा जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, और नंबर तीसरा जो है वो है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अगर आप लोग ये 3 चैनल का इंपॉर्टेंस समझ गए तो आप पूरा एक्शन पोटेंशियल या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप समझ जाओगे। देखो होता क्या है कि अगर मैं एक न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन अगर बनाऊं तो देखना, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा सोडियम का चैनल होगा और बहुत सारा किसका चैनल होगा, बहुत सारा पोटेशियम का चैनल होगा, राइट। ये आपका सोडियम का चैनल हो गया और ये आपका पोटेशियम का चैनल हो गया, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हो गया आपका सोडियम और ये हो गया पोटेशियम। हम बात कर रहे हैं लीकी चैनल्स के बारे में। तो होता क्या है ना कि जो हमारा न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके पास बहुत सारे लीकी चैनल्स होते हैं, जिनमें जो पोटेशियम का जो लीकी चैनल्स होता है वो कंपैरेटिवली बहुत 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 ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम का चैनल। ठीक है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, पोटेशियम का चैनल बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम का चैनल। इसके पीछे भी रीज़न है जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। और एक बात आप अभी के लिए याद करके रखो, मैं आपको समझाऊंगा बट आप एक बार के लिए याद करके रखो बाहर से 2 पोटेशियम कि अंदर में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और बाहर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। में इंट्रासेलुलरली पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया कि एक जो न्यूरॉन के ऊपर चैनल होता है जिसका नाम है लीकी चैनल्स, वो किन किन केमिकल आयंस के लिए होगा, सोडियम के
के लिए होगा और पोटेशियम के लिए होगा। और पोटेशियम के लिए सबसे ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम। सोडियम का ना के बराबर होता है। तो होता क्या है, ये जो लीकी चैनल्स होते हैं ये हमेशा 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 ओपन रहते हैं। इनका काम क्या है, खुला रहना। मतलब जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, दे डोंट गिव अ डैम, राइट। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो हमने चैनल बनाया इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इस चैनल की खासियत क्या होता है, यहाँ पे 3 सोडियम बाइंड करता है। देखो 3 मैंने होल बना रखा है इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में, जहाँ पे सोडियम जाके बाइंड कर जाता है और यहाँ पे सिर्फ 2 पोटेशियम ही बाइंड कर सकता है। तो ये पोटेशियम बाइंडिंग साइट हुआ और ये सोडियम बाइंडिंग साइट हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और इसके अंदर में क्या होगा, इंट्रासेलुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखो जो हमारा लीकी चैनल था ना, ये पैसिवली मतलब बिना कोई एटीपी के खर्च में हमेशा काम कर रहा था, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, वो एनर्जी खर्चा करता है। इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। और ये जो है लीकी चैनल्स, ये एक पैसिव प्रोसेस है और ये अलोंग द पैसिव मतलब क्या हुआ, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो मुझे एक बात बताना, क्या पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ बहुत ज्यादा चला जाएगा और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ बहुत कम आएगा? बिकॉज जो पोटेशियम के चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, पोटेशियम के लीकी चैनल्स इतने ज्यादा हैं, तो क्या होगा, अंदर से भर भर के पोटेशियम क्या बाहर में जाएगा और बाहर से क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा। ये बात है। और बहुत कम आएगा सोडियम अंदर की तरफ। आपको पता है क्यों? क्योंकि सोडियम के चैनल्स क्या है, बहुत कम है। तो मुझे एक बात बताना, ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मारो गोली। एक बार के लिए मुझे बताओ कि सेल के, अगर आप सेल मेम्ब्रेन के नीचे देख रहे हो, जो इंटरसेलुलर अगर आप देख रहे हो, तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज था वो कम हुआ कि बेसी हुआ? मतलब सोडियम और पोटेशियम क्या था, पॉजिटिव था। अब भर भर के पोटेशियम बाहर चला गया और सोडियम बहुत कम अंदर आया। तो कुल मिलाकर अंदर का जो पॉजिटिव एलिमेंट था वो तो बाहर चला गया ना, धीरे 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 पॉजिटिव बाहर जा रहा जा रहा है। इसका मतलब अंदर में पॉजिटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब अंदर में क्या है, नेगेटिविटी आ रही है। आप खुद सपोज करके चलो, अंदर में क्या होता है, बहुत सारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट। तो अंदर में क्या होता है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हैवी प्रोटीन्स और लार्जर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े होते हैं। छोटे वाले तो कर जाएंगे लेकिन बड़े वाले नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो अंदर का जो आपका कंपार्टमेंट हुआ इंटरसेलुलर, वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। क्यों नेगेटिव हुआ? सबसे पहला रीजन तो क्या है, पोटेशियम का जो लीकी चैनल्स है वो एक्सेस है, और दूसरा ये कि इसके पास नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं बड़े साइज वाले अंदर में इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, क्यों इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव होता है? देखो नेगेटिव मतलब क्या हुआ, खुद समझो कि अगर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत सारे हैं, उनके कंपैरिजन में पॉजिटिव बहुत कम है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑलरेडी मेरे पास कम पॉजिटिव था, वो भी पॉजिटिव मोस्टली जो पोटेशियम है वो बाहर चला गया, तो अंदर में तो मेरे को नेगेटिविटी ही रहा ना, इनफैक्ट नेगेटिविटी बढ़ा ही ना। आपको समझ में आ रहा है लीकी चैनल का कॉन्सेप्ट क्या है? चलो अब हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। देखो सेल देखेगा कि देखो मेरे पास तो एटीपी भर भर के आया, मैंने ग्लाइकोलाइसिस किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, अब मेरे अंदर में एटीपी बहुत ज्यादा है। तो एटीपी आता है और फट से इधर स्ट्राइक करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और अब खुद देखो अंदर में इसलिए क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो मैंने कहा वो बहुत ज्यादा है, या नेगेटिव आयंस भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और देखो हुआ क्या ना, अंदर में आपको पता है क्या सबसे ज्यादा था, अंदर में सबसे ज्यादा तो पोटेशियम था और बाहर में सबसे ज्यादा सोडियम था, ठीक है। लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये आपको मैं बता दूं ये स्टार है, ये एक स्टार है। ये क्यों स्टार है मैं आपको समझाऊंगा। ये सबसे ज्यादा मेन दिमाग का आदमी अगर पूरे न्यूरॉन में है वो है सोडियम पोटेशियम पंप।
क्या होता है, देखो हमने कहा था कि बाहर में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और अंदर में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप गौर फरमाओगे तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये वो उल्टा हो रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अंदर से सोडियम को लेके बाहर पहुंचा रहा है और बाहर से पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। मतलब ऑलरेडी अंदर में मेरे पास पोटेशियम बहुत ज़्यादा था और बाहर से पोटेशियम और अंदर आ रहा है, और अंदर में मेरे पास सोडियम जो है वो बहुत कम है और वो क्या हो रहा है, वो बाहर चला जा रहा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का आपको मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो इंश्योर करता है कि इंट्रासेलुलरली सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम रहे और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा रहे। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर सेल के अंदर में सोडियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप को मैंने कोई दवाई देके ब्लॉक कर दिया, कोई केमिकल देके ब्लॉक कर दिया, तो होगा क्या, ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा नहीं, वो अंदर का सोडियम बाहर लेके जाएगा नहीं। जब वो अंदर का सोडियम बाहर लेके नहीं जाएगा, इसका मतलब इंट्रासेलुलरली सोडियम क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपको मैंने कुछ देर पहले ये बात बताई थी कि अगर इंट्रासेलुलरली सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब जो ये न्यूरॉन है, अब ये फूल के क्या हो जाएगा, इसके अंदर पानी भर जाएगा और ये फूल के एकदम बड़ा हो जाएगा और कुछ देर में क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा और इस न्यूरॉन डाई हो जाएगा। न्यूरॉन को ये काम करना ही नहीं है, उसको अंदर में सोडियम रखना ही नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सोडियम पोटेशियम पंप का आविष्कार हमने नहीं किया, सेल ने किया। और लीकी चैनल्स को भी इसीलिए हमने सोडियम का हमने बहुत कम से कम रखा। नेचर बहुत स्मार्ट है, उसने जानबूझ के सोडियम को कम से कम रखा, लीकी चैनल्स, और जानबूझ के उसने सोडियम पोटेशियम पंप ऐसा बनाया ताकि उसमें 3 सोडियम बाइंड कर सके और वो कहां से, अंदर से बाइंड कर सके। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। जनरली क्या हुआ, ये जो था ये ऐसे खुला हुआ था। ठीक है, एक्चुअली इनिशियली ये ऐसे रहता है और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे है, इधर से क्या हुआ, 3 जो सोडियम जो है वो क्या हो गए, जाके बाइंड कर गए। ठीक है, और यहाँ से 2 पोटेशियम ऑलरेडी रिलीज हो गया और यहाँ पे एटीपी स्ट्राइक किया और ये वापस खुल गया और क्या हुआ, आपका 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आ गया। आपको बात समझ में आ रही है क्या हुआ? अब वापस इसको रिप्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। कुछ नहीं है, ये बाहर से क्या लाएगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा, बाहर में पोटेशियम कम है उसको और कम करेगा और वो अंदर लेके आएगा, और अंदर में सोडियम ऑलरेडी बहुत कम है और उसको क्या है, वो बाहर लेके जाएगा। इसका बेसिक सा यही मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप का ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, आपको मैंने ये भी समझा दिया। और तीसरा जो है वो है आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, ये बेसिक्स है आयोनिक चैनल्स के बारे में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ले लूं तो इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, देखो वोल्टेज गेटेड चैनल VGC। ठीक है, अगर सोडियम का रहा तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम VGC। अगर पोटेशियम का रहा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पोटेशियम VGC। तो सपोज करो ये मेरा सोडियम का VGC है और ये मेरा पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है। तो हुआ क्या, ये जो सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, देखो गेट से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है, एक दुनिया को दिखाने के लिए दरवाजा है और एक अंदर ही इसके दिल का दरवाजा है। ठीक है, एक दुनिया को दिखाने के लिए दरवाजा है, एक दिल का दरवाजा है। वहीं पोटेशियम के पास सिर्फ एक ही दरवाजा होता है, पोटेशियम के पास सिर्फ एक ही दरवाजा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एन गेट कहते हैं। और जो सोडियम के पास होता है, यानी ये एक प्रोटीन है जिसके ऊपर में क्या है, एक कवरिंग चढ़ी हुई है, यानी एक और प्रोटीन का लेयर है। ठीक है, प्रोटीन का लेयर है या अमाइनो एसिड का पेप्टाइड का चेन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एम गेट, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, एच गेट। बाहर वाले को एम कहते हैं, एम एंड, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, एच गेट कहते हैं। इसका मतलब सोडियम जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड है, इसके पास 2 गेट है, पोटेशियम के पास सिर्फ 1 गेट है। आपको ये बात समझ में आ गई। और एक और बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो गेट होता है इसके पास क्या है, इसके पास कैल्शियम आके लगा हुआ था। कैल्शियम जो होता है वो कुंडी का काम करता है, वो आके अगर इसमें लग गया, इसका मतलब गेट जो है वो बंद है। आप खुद समझो, ये क्या है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है और ये आपका इंट्रा सेलुलर रीजन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में ऑलरेडी मैंने कहा कि ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा होगा, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम को कम रखते हैं ताकि सेल जो है वो मर नहीं जाए एपोप्टोसिस से। ठीक है, और एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन ना करे। तो बाहर से ऑलरेडी कैल्शियम क्या है, दबाव डाल रखा है इस गेट के ऊपर में, उसको बंद कर रखा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सोडियम VGC में क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी स्टिमुलस दिया या अगर कोई भी स्टिमुलस की वजह से अगर वोल्टेज का चेंज होता है बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन, तो ये सेंस कर लेता है। वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब क्या होता है, अगर वो वोल्टेज सेंसिटिव होता है, अगर हल्का सा भी इसको वोल्टेज मिला तो ये चैनल जो है अपना
वो तड़पड़ा जाएगा, हल्का सा वोल्टेज मिलते ही ये कुंडी खुल जाएगी और सोडियम जो है वो अंदर आ जाएगा। अगर ये कुंडी खुल गई मेरी तो इसका मतलब बाहर वाला गेट खुल गया और बाहर से क्या होगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर में सोडियम ज़्यादा होता है तो बाहर से सोडियम जो है वो अंदर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? और एक बात बताना, अगर और मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या होगा, मतलब ये हाई वोल्टेज सेंसिटिव होता है। पोटेशियम चैनल जो होता है वो हाई वोल्टेज सेंसिटिव होता है और जो सोडियम चैनल होता है वो मेरा लो वोल्टेज सेंसिटिव होता है। इसका मतलब अगर हल्का सा भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, पॉजिटिव फ्लक्चुएशन हुआ, पॉजिटिव नहीं, अगर हल्का सा भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, हल्का सा भी, तो सोडियम चैनल खुलेगा और अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज का चेंज हुआ तब जाके मेरा पोटेशियम चैनल खुलेगा। और जैसे ही ये गेट खुला, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ, गेट खुलना मतलब ऐसा कुछ हुआ, तो अंदर में क्या है, फटाफट सोडियम अंदर चला जाएगा, पोटेशियम जो है वो अंदर चला जाएगा। पोटेशियम जो है वो अंदर चला जाएगा क्या? नहीं, अंदर क्यों जाएगा यार, अंदर में तो ऑलरेडी पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको क्या कहते हैं हम, वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। आपके मन में डाउट आएगा अब कि सर ये जो मेरा सोडियम पोटेशियम पंप था ये क्या हमेशा खुला हुआ था क्या? नहीं, ये हमेशा खुला हुआ नहीं है। क्या वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा खुला हुआ है क्या? नहीं, ये भी हमेशा खुला हुआ नहीं है, खाली लीकी चैनल्स है, ये क्या होता है, हमेशा खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक टॉपिक पढ़ने मिलेगा जिसका नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या नाम है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो हुआ क्या कि जब मैंने सेल को स्टिमुलस ही नहीं दिया, जब मैंने सेल को इरिटेट ही नहीं किया, तो लीकी चैनल्स तो हमेशा काम कर रहे थे और वो पोटेशियम को बाहर पे बाहर फेंके जा रहे, तो अंदर में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आपको नेगेटिव समझ में आ रहा है, क्योंकि अंदर में पॉजिटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब नेगेटिविटी का डोमिनेंस हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अंदर में नेगेटिविटी करना जरूरी भी था, क्योंकि हम लोग को सोडियम अंदर में रखना ही नहीं है। नंबर दूसरा पॉइंट, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, वो इंश्योर करता है कि अंदर में सोडियम कम रहे और पोटेशियम क्या ज्यादा रहे, और ये भी क्या है, अंदर में नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा नहीं दे रहा है, एटलीस्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रखा है। क्यों मेंटेन कर रखा है रेस्टिंग में? देखो व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। लीकी चैनल्स में क्या हो रहा था, जो पोटेशियम था वो बाहर जा रहा था, पोटेशियम बाहर जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर में नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप में क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ क्या है, पोटेशियम आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ पोटेशियम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप ऐसे समझो कि सोडियम पोटेशियम पंप में जो पोटेशियम है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, तो अंदर में अब पोटेशियम बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए मेरा क्या काम कर रहा है, लीकी चैनल काम कर रहा है, जो पोटेशियम को बाहर भेज रहा है। वो पोटेशियम को बाहर क्यों भेज रहा है, इसके पीछे का रीजन बताओ। पोटेशियम को बाहर इसलिए भेज रहा है ताकि अंदर में नेगेटिविटी मेंटेन रहे। इसका मतलब जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो अंदर में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है और वो इंश्योर कर रहा है कि अंदर में सोडियम कम से कम रहे। अंदर में अगर सोडियम कम से कम रहेगा तो सेल एटलीस्ट मरेगा तो नहीं। ठीक है, और जो ये पोटेशियम जो एक्यूमुलेट हो गया, इसको बाहर भेजने का काम किसका है, लीकी चैनल्स का है। इसका मतलब क्योंकि लीकी चैनल्स पोटेशियम का ही बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम धड़ाधड़ बाहर जाएगा और अंदर में नेगेटिविटी क्या होगी, वो मेंटेन रहेगी। आपको ये बात समझ में आई? तो हुआ क्या, क्योंकि पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चला गया प्रीडोमिनेंटली, तो अंदर में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। और दूसरा ये एक और बात आपको समझना जरूरी है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो था, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो 3 सोडियम को क्या कर रहा है, अंदर से बाहर कर रहा है, 3 सोडियम को और 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है। इसका मतलब खुद देखो, 3 पॉजिटिविटी को बाहर फेंक दिया और तुम 2 पॉजिटिविटी को अंदर लाओ, इसका मतलब 1 पॉजिटिविटी तो अभी भी कम है। ये कह सकते मतलब ज्यादा पॉजिटिव मेरा बाहर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में नेगेटिविटी मेंटेन्ड है। आपको ये बात समझ में आई, क्यों सोडियम वीजीसी काम कर रहे हो और क्यों लीकी चैनल्स को काम करना पड़ा, और इन दोनों की वजह से अंदर में क्या है, नेगेटिविटी मेंटेन्ड है। और एक और बात, अंदर में क्या है, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट्स या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स वो बड़े बड़े बहुत सारे, जिसकी वजह से अंदर में क्या है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, और वही बाहर में क्या हो जाएगा, जितना भी है सब पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो अंदर और बाहर में जो डिफरेंस आया, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्ट में मतलब हमने कोई स्टिमुलस नहीं दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। आपको ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आई तो
अंदर मतलब वी डेल्टा, मतलब डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी इनसाइड माइनस वी आउटसाइड। तो वी इनसाइड कितना होगा, -35 होगा, और वी आउटसाइड कितना होगा, +35 होगा। तो इस दोनों को माइनस कर देंगे तो -70 मिली वोल्ट। तो इसका जो आंसर आता है वो -60 टू -85 मिली वोल्ट के बीच में आता है फॉर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या हुआ, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ना वो एक्शन पोटेंशियल नहीं है। एक्शन पोटेंशियल तो हम बाद में स्टडी करेंगे। हमने अभी सीखा जिसका नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।